अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे चैप्टर नंबर 2 के हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज उसी सीरीज का नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है, क्वेश्चन ये है कि शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ। आपने ये शो करना है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं एक वेक्टर मेरे पास वेक्टर ना ए है और एक और वेक्टर है वो है वेक्टर बी। ये मेरे पास दो वेक्टर्स थे। हम स्टार्ट करेंगे, लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब हमने सपोज करना है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन उन्होंने ये दी हुई है कि आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। एक पहली चीज तो ये है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और दूसरी कंडीशन ये दी है कि वेक्टर ए की अगर हम मैग्नीट्यूड लें ये एग्जैक्टली इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के। तो ये कंडीशन है और हमने इनके लिए शो ये करना है कि इनका जो सम है, सम का मतलब ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करता हूं ए प्लस बी। ठीक है, उसने यही कहा हुआ है। और इनका मैं क्या लेता हूं, डिफरेंस भी लेता हूं ए माइनस बी। तो पहली चीज उसने ये कहा हुआ है कि शो करें कि इनका सम और डिफरेंस एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और दूसरी बात उसने ये कही है कि जब इनके सम और डिफरेंस की लेंथ लेते हैं, लेंथ का मतलब है कि इनकी हम जस्ट मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, तो ये भी आपके पास क्या आती है, सेम आती है। ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, सेम होगी। ऐसा कब होता है? जब ए परपेंडिकुलर हो बी के और ए इक्वल हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल हो बी के। पहली चीज तो ये कि ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट आपने एमसीक्यू के लिए भी याद रखनी है कि कब ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकती है। ऐसा तब पॉसिबल है जब ए परपेंडिकुलर हो बी के और ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड बराबर हो। दूसरा, कब ए प्लस बी परपेंडिकुलर हो सकता है माइनस बी के? अगेन दोनों ही कंडीशन है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर और इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो तब उनके सम एक दूसरे और डिफरेंस परपेंडिकुलर होंगे और उनका सम और डिफरेंस का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी। अब देखिए हमने भी यहाँ पे ऐसे ही करना है। हमने कहा ए और बी की मैग्नीट्यूड सेम है और जो रिजल्टेंट हम फाइंड करते हैं ए प्लस बी और दूसरा रिजल्टेंट ए माइनस बी, हमने यही कहा ना, ए प्लस बी एक रिजल्टेंट जी है और दूसरा रिजल्टेंट जी है, R1 R2 आर आर डैश कह लें, कुछ भी कहा जा सकता है उसको, ये सेम होंगे। इसके लिए हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये है रीजन ओ और यहाँ से मैंने एक वेक्टर ड्रॉ करना है, वेक्टर ए। ये मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया। अब मेरा टारगेट है फाइंड करना सम। ठीक है, तो मैं इस वेक्टर के हेड से हेड टू टेल रूल की मदद से सेम इसी लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा। वो वेक्टर क्या कहलाएगा, ये वेक्टर कहलाएगा वेक्टर बी। ये हमने दो वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए, पहला वेक्टर पहले के हेड से दूसरा। तो इनका जब रिजल्टेंट फाइंड करना है तो इनका रिजल्टेंट ये आता है ए प्लस बी। अब मुझे ये पता था ए और बी परपेंडिकुलर है, इस वजह से मैंने ये इनके दरमियान एंगल ये वाला फाइंड किया। दूसरी चीज जो मैंने फाइंड करनी है ए माइनस बी, मुझे पता है ए माइनस बी फाइंड करने के लिए मुझे नेगेटिव ऑफ द बी ड्रॉ करना पड़ेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जी ये नेगेटिव ऑफ द बी आ गया, ये बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में बी का नेगेटिव वेक्टर आ गया। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो कैसे करना है, ये भी पहला वेक्टर पहले के हेड से दूसरा और पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दिया। तो ये आपके पास जो आएगा वो आएगा आंसर ए माइनस बी। अब इसी चीज को हमने बड़ा क्लियर कट में यहाँ पे शो किया हुआ है कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी और आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर होगी? अब हमें पता है एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90। ये दोनों एंगल्स कितने हैं, 90 के। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 है और जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो एंगल भी कितना है, 90 का। ये दोनों एंगल्स क्या है, सेम है, 90 90 के एंगल्स है।
इस चीज का मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब हुआ कि इस राइट ट्राइंगल के अंदर अगर ये एंगल 19 के हैं तो जो एंगल ओ ए और सी के दरमियान बनेगा ये वाला कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 का होगा, ये एंगल भी कितना होगा 90 का होगा। ठीक है, एंगल ओ ए सी या ए ओ सी जो बनेगा वो भी 90 का होगा। इस चीज का मतलब ये होगा कि एक एंगल बन रहा है ए ओ बी दैट इज इक्वल टू 45, और सिमिलरली जो एंगल बी ओ सी बन रहा है वो भी कितना होगा 45 का। जब मैं एंगल ए ओ सी फाइंड करना चाहूंगा तो मुझे इन दोनों एंगल्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 45 प्लस 45 इक्वल्स 90 डिग्री। इस तरह से ये आपके पास इनका सम, जो हम पहले ही कह रहे थे कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, इन वेक्टर्स का ए प्लस बी और ए माइनस बी के दरमियान एंगल कितना आ जाता है 90 का एंगल आ जाता है। अब इसको जज करने के एक और वे भी है, देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमने ये कहा कि इनकी मैग्नीट्यूड्स सेम है। ठीक है, इनकी दोनों की मैग्नीट्यूड्स क्या आती हैं, सेम आती हैं, जिस तरह कि हमने ये प्रूव करना था, और ए और बी परपेंडिकुलर थे। तो अगर इनकी मैग्नीट्यूड्स सेम है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है, तो उसको फाइंड करने के एक और वे भी हमारे पास था, वो ये था कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी वाकईतन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मैथमेटिकली, ये तो हमने ग्राफिकल अप्रोच से बता दिया ना कि ये इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बनता है। हमसे ये भी तो पूछा जा सकता था कि बताएं कि मैथमेटिकल अप्रोच क्या है। तो देखें, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो इक्वल टू 0 होता है। अब मैं सपोज कर लेता हूँ एक वेक्टर मेरे पास r है और दूसरा ये रिजल्टेंट r डैश है, तो आर आर डैश का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ और वो आंसर इक्वल आ जाएगा 0 के, इस चीज का मतलब ये होगा कि वाकयातन ए प्लस बी और ए माइनस बी आपस में क्या थे, परपेंडिकुलर थे। तो मैंने इसी चीज को शो करने के लिए यहाँ के बाद ये मैंने मैथमेटिकल अप्रोच की है, ये मेरी मैथमेटिकल अप्रोच है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे इतना तो पता है कि ए और बी की मैग्नीट्यूड बराबर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए इन दोनों का। अगर इन दोनों की तो मैंने एंगल किया 90, तो हमने ये प्रूव करना है कि ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को करना कैसे, देखिए इनको जब मल्टीप्लाई किया तो पहले a ने मल्टीप्लाई होना है a से, तो ये बनेगा, इसको जरा गौर से देखना है, ये बनेगा a का स्क्वायर। उसके बाद a ने माइनस b से मल्टीप्लाई होना है तो ये बनेगा माइनस ए बी, उधर साइन इक्वल का लगाते जाना है आपने। फिर b ने a से मल्टीप्लाई होना है तो प्लस बी ए लिख लें या ए बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो आप इसको ए बी लिख दें या बी ए लिख लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट पे बी ने माइनस बी से मल्टीप्लाई होना तो माइनस बी का स्क्वायर। अब मुझे पता है ये तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी रह जाता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरा टारगेट तो ये था कि इनका आंसर 0 आना चाहिए। मुझे उसने एक इंफॉर्मेशन दी थी कि ए और बी तो बराबर है, जब ए और बी बराबर हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, मैं ये लिख सकता था कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। 0 आंसर मुझे क्या शो करेगा कि वाकयातन ए प्लस बी परपेंडिकुलर था ए माइनस बी। ये वाला हमारा परपेंडिकुलर वाला काम तो खत्म हो गया कि हम इस तरह से परपेंडिकुलर इनका शो कर सकते हैं। दूसरा, ग्राफिकली मुझे क्लियर नजर आ रहा है, ग्राफिकली मुझे यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, ये तो ग्राफिकल है। अगर मैथमेटिकल पूछ लिया जाए तो क्या करना है, एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फॉर्मूला ये होता है आपके पास रिजल्टेंट फाइंड करने का, कभी भी दो वेक्टर्स के दरमियान आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। और इस सब का आप क्या ले लेते हैं, इस सब का आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा।
अब देखें, मुझे एक चीज तो बड़ी क्लियर पता है कि ये जो थीटा है ये एंगल बिटवीन ए एंड बी, और उसने हमें पहले ही बताया था वो परपेंडिकुलर है ए और बी के, ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे पता थी। थीटा तो आएगा 90 का, ठीक है। और बाकी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है, ऐसे ही है। यहाँ पे जब मैं पुट करता हूँ पहले केस के लिए, अब देखें पहले केस में ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी ही है, प्लस 2ab, और एंगल यहाँ पे कितना था 90 का था। कॉज ऑफ 90 जीरो होता है, तो ये वाला पूरा फैक्टर क्या हो जाता है, जीरो। तो पहले फैक्टर में आंसर आ जाता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, दूसरे में इसमें ए तो मेरे पास ए ही है, लेकिन बी की जगह क्या है, माइनस बी। जब इधर माइनस बी पुट करके, जिस तरह के ये किया हुआ है, मैं माइनस बी पुट करके उसका स्क्वायर लूंगा, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब चाहे इस केस को यूज करूं चाहे इस केस को यूज करूं, दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। आपने दोनों रिजल्टेंट फाइंड करने, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए सेम आएगा। ये मुझे ये जाहिर करेगा कि दोनों की मैग्नीट्यूड्स क्या है, सेम है। इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से थोड़ा सा डील करना है। आप रिपीट में कर देता हूँ। कंडीशन ये थी कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी और ए और बी की मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हमने शो करना था ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर है। ग्राफ बना लिया और उसकी मदद से ग्राफिकली फिर मैथमेटिकल अप्रोच से बता दिया। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड सेम करने के लिए ग्राफ में तो मुझे शो हो ही रहा था कि मैग्नीट्यूड सेम आ रही हैं, लेकिन मैथमेटिकली इस फार्मूला में एक दफा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंगल 90 पुट किया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी की जगह हमने नेगेटिव ऑफ बी लिया था, ये माइनस बी, वो पुट किया। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों मैग्नीट्यूड्स के आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था जिसको आपने अटेम्प्ट करना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, how would the two vectors of same magnitude have to be oriented if they were to be combined to give a resultant equal to vector of the same magnitude? अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो वेक्टर्स को हम किस तरह से कंबाइन करते कि उनका जो रिजल्टेंट आता वो भी उनकी एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड क्या आता। कंडीशन मेरे पास ये कि दो वेक्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के, इनको कंबाइन करके इनका रिजल्टेंट आना है, दैट इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और उसका आंसर भी एग्जैक्टली इन वेक्टर्स में से किसी एक की मैग्नीट्यूड के क्या आना है, इक्वल आना है। इस चीज का मतलब ये होगा कि आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, एक जनरल वैल्यू असाइन कर दी एफ, आप एफ की जगह सी कह लें, वाई कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। अब फॉर्मूला ये अभी मैंने आपके सामने लिखा था, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे जहां जहां पे आपको आर नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है, उसकी जगह आपने जस्ट एफ पुट कर देना, तो ये फार्मूला बन किया जाता है। जब स्क्वायर लेते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 2f स्क्वायर दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है, तो ये बन जाता है cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2, तो थीटा आता है 120। ये बुक में बकायदा एक न्यूमेरिकल भी है आपका एग्जाम्पल में। तो cos, जब वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 का होगा तो उनकी मैग्नीट्यूड्स और उनका रिजल्टेंट क्या होंगे, हमेशा सेम आएंगे। तो इसको इस फार्मूले की मदद से आपने सॉल्व करना है। ये एक शॉर्टकट मेथड, ठीक है, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से करें तो एग्जांपल में हमने न्यूमेरिकल को जिस वे में अप्रोच किया है हम उस वे में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, suppose the sides of closed polygon represents vector arranged head to tail, what is the sum of these vector? अब ये हमने पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि तीन वेक्टर्स का जो सम होगा वो जीरो कब हो सकता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर्स हेड टू टेल रूल से इस तरह से अरेंज किए होंगे, वहां पे कोई रूम ना हो, वहां पे कोई स्पेस ना हो फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर, देन देयर वेक्टर सम क्या होता है, जीरो होता है। और ये क्लोज्ड पॉलीगॉन है, हेड टू टेल रूल से क्लोज शेप बना रही है, और क्लोज शेप में मैंने आपको कहा था जब वेक्टर हेड टू टेल रूल से मिलकर क्लोज शेप बनाए, वहां पे कोई रूम ना रहे रिजल्टेंट का, तो उनका वेक्टर सम कितना होता है, जीरो होता है। तो इन तमाम वेक्टर्स का जो वेक्टर सम आएगा वो क्या आना चाहिए, जीरो। तो वेक्टर एल एम एन ओ और पी, इन सब को जो सम करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। रीजन क्या है, हेड टू टेल रूल से रेंज है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, कोई रूम नहीं है फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा समझने वाला है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास टू शिप्स एक्स एंड वाई आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट इक्वल स्पीड। अब पहली चीज तो ये है कि दो शिप्स हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं विद सेम स्पीड।
एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरी वाई में। एक्स वाले की स्पीड को कह लें वी एक्स है, और वाई वाली की स्पीड को कह लें वो स्पीड क्या है, वी वाई। अच्छा, ये चीज तो क्लियर हो गई कि एक वी एक्स हो गई और दूसरी क्या हो गई, वी वाई हो गई। अच्छा, कहता क्या स्टेटमेंट में, द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स इज ड्यू नॉर्थ। अच्छा, अब इसको बना लेते हैं जरा, आपने इस तरह से ये बनाना है, यहाँ पे हमेशा नॉर्थ होता है, इधर हमेशा ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, और इस डायरेक्शन में क्या होता है, साउथ होता है। और क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक्चुअल डायरेक्शन जो एक्स की है वो इस डायरेक्शन है, ये आपके पास जी वी एक्स की डायरेक्शन। अच्छा, फिर वो क्या कहता है, वो ये कहता है एक ऑब्जर्वर है वाई के ऊपर। अब वाई मुझे नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन इतना मुझे पता है कि वाई के ऊपर एक ऑब्जर्वर मौजूद है, और वाई से जब ऑब्जर्वर इसको देखता है तो उसे फील होता है कि जिसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, कि वी एक्स उसकी एक्चुअल थी, वाई से ऑब्जर्वर देता है तो उसको जो रिजल्टेंट इनका मिलता है, इस चीज का क्या मिलता है, रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलती है उसको, ये रिजल्टेंट डायरेक्शन उसकी मिलती है इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में। अब रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसे आएगी, सिंपल सी बात है, जब भी आपने रिजल्टेंट डायरेक्शन फाइंड करनी है ना, तो एक्स की है रिलेटिव टू वाई, तो मैं इसको फाइंड करूंगा वी एक्स से। हम इसको कैसे लिखेंगे, रिजल्टेंट डायरेक्शन वी एक्स माइनस वी वाई। इस चीज का मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, वी एक्स माइनस वी वाई, जो कि मुझे रिजल्टेंट मिल गया। अब देखिए, रिजल्टेंट मुझे चाहिए, ठीक है, और रिजल्टेंट कैसे मिलता है, पहला वेक्टर ऐसे होता था, पहले के हेड से दूसरा, और पहले की टेल को आखिरी के हेड से मिलाते थे। अब मेरे पास ये तो रिजल्टेंट हो गया, ठीक है, इस चीज का मतलब फिर पहला वेक्टर ये, पहले के हेड से दूसरा, इस चीज का मतलब वी एक्स इधर, तो वी वाई किधर होगा, इस डायरेक्शन में, लेकिन कौन सा वी वाई, ये नेगेटिव में आ रहा है, किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो इस चीज का मतलब नेगेटिव वी वाई की डायरेक्शन किधर है, इधर है। अच्छा, मुझे नेगेटिव वी वाई से तो कंसर्न नहीं है, मुझे तो वी वाई चाहिए, तो वी वाई किधर होगा, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, वी वाई होगा इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज टुवर्ड वेस्ट। इस चीज का मतलब वी वाई की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टुवर्ड्स वेस्ट होनी चाहिए, बीटा इज दी बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन, इसकी फिगर मैं अगर आपको बुक से दिखा दूं तो समझना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ये देखें, बुक में अगर इस चीज को देखें तो बुक ने इसको इस तरह से दिखाया हुआ है कि ये एक पॉइंट पी है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, और यहाँ पे एंगल थीटा है। अब जरा ये कुछ चीजों को यहाँ पे मैं बुक के ऊपर ही समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो एंगल थीटा इधर, वही एंगल थीटा इधर आएगा। एक चीज तो ये क्लियर कर लें कि यहाँ वाले एंगल्स और वो वाले एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो जो एंगल इधर थीटा है वही एंगल इधर भी आएगा। अब देखिए कह क्या रहा है, A horizontal force F is applied to small object P। इस P के ऊपर हमें नजर भी आ रहा था, फोर्स लग रही है, of mass M at rest on a smooth plane inclined, inclined surface है, स्मूथ है, इसके ऊपर लग रही है, at angle theta to the horizontal as shown in figure। जी एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ लग रहा है, हमें पता चल गया। The magnitude of the resultant force acting up along the surface of the plane on the objective। देखिए ये surface of the plane है, इसके ऊपर जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स लग रही है ना, हमने किसी ना किसी तरह वो रिजल्टेंट फोर्स क्या करनी है, बतानी है। अब कैसे बता सकते हैं, अब देखें दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक चीज तो ये फोर्स लग रही है इसकी वजह से, और दूसरा ये पॉइंट पी इसका मैस है, इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मेरे लिए एफ को फाइंड करना आसान है। देखिए एफ का एक कंपोनेंट तो फोर्स का इधर लग रहा है, और ये थीटा के सामने है, तो ये एफ का कौन सा कंपोनेंट होगा, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट। आसानी के लिए याद रखने के लिए मैं उसको डायरेक्ट कह देता हूँ जी, ये एफ साइन ऑफ थीटा।
और दूसरा कंपोनेंट किधर लग रहा होगा, डेफिनेटली इधर लग रहा होगा, ऐसा ही है। दूसरा कंपोनेंट इसका किधर लग रहा है, अगर एफ उधर है, पहला वेक्टर पहले की हेड से दूसरा, पहले की टेल को आखिरी की हेड से, ये रिजल्टेंट, तो ये वाला आपके पास कौन सा कंपोनेंट बनेगा, ये वाला कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा। क्लियर होगी बात। अच्छा दूसरा, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और ये पॉइंट पी को अगर मैं इधर ड्रॉ कर दूं, कुछ ये सिनेरियो है आपके पास, ये वाला सिनेरियो है, और यहाँ पे पॉइंट पी पड़ा हुआ है। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पॉइंट पी का वेट किधर एक्ट करेगा, दैट इज डेफिनेटली वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसका मैस एम था, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड कितना होगा, एम जी होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो चीज समझने वाली है, मैं आपको दूसरी स्क्रीन से शो कर देता हूँ। काबिल और पॉइंट ये है कि इसका एक्स कंपोनेंट किधर होगा। देखिए अब रिएक्शनल फोर्स नॉर्मल की तरफ होती है, ठीक है, इस आर के लिहाज से आपने रिएक्शन के लिहाज से समझना है किस चीज को, इसको। अब मैं दोबारा बुक के ऊपर आता हूँ, ताकि फिगर आपके सामने बुक वाली रहे तो आपके लिए समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा देखें जरा, बुक वाली फिगर पे आए हम दोबारा से, देखें जी, एक चीज तो हमें क्लियर हो गई थी कि इस तरफ क्या था, एफ ऑफ कॉस थीटा था, ठीक है। अच्छा इस वेट को मैंने रिजॉल्व किया, मुझे पता है रिएक्शन नॉर्मल की तरफ होता है, और नॉर्मल तो इधर है, ये है ना, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये आर कंपोनेंट उसका इधर होगा, ठीक है, ऐसा ही है। अब देखिए ये वाला एम जी, तो ये वाला कंपोनेंट रिएक्शन वाला, ये बनेगा आपके पास एम जी कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा, एम जी साइन थीटा। अब इस एम जी साइन थीटा को मैं इधर भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर हो गया। अब ये वाला कंपोनेंट था एफ कॉस थीटा, और ये एम जी साइन थीटा। अब इनमें से किसी एक को पॉजिटिव ले लें, दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस चीज का मतलब आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन बनता है। अच्छा एक और भी ऑप्शन हो सकता था, एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता था कि अगर इस डायरेक्शन में है एफ ऑफ साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट भी है, वो है एम जी कॉस थीटा, तो इन दोनों को ऐड करके अगर कोई और एक ऑप्शन होता ना, एफ ऑफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा, एक ऑप्शन वो भी हम यहाँ पे चूज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन वो कब होता, इनवर्ड, वो प्लेन की तरफ नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट है, तो अभी उसने लॉन्ग द प्लेन कहा था, सरफेस ऑफ द प्लेन कहा था, उसमें फिर ये वाला ऑप्शन आएगा एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से आप इसको अप्रोच करेंगे तो आंसर आएगा एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड a2 वर रिवर्स्ड, हाउ वुड इट अल्टर a1 क्रॉस a2। अब इसको करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, दो मेथड्स तो आपने लाजमी करने हैं, मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल अप्रोच बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। सबसे पहले तो मैथमेटिकल अप्रोच को देख लें। हम अगर ये कहें कि a1 और a2 के ऑल कंपोनेंट्स को रिवर्स कर दिया हमने, इस चीज का मतलब a की मैग्नीट्यूड -a1 और a2 की -a2, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, अब देखें आप या तो डायरेक्ट शॉर्टकट कर लें, या फिर आप मैट्रिसेस फॉर्म में इनके आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख के प्रॉपर्ली सॉल्व करें, तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो अगर चाहें तो वो कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो a1 क्रॉस a2, अब -a1 क्रॉस -a2 लेंगे, तो दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा जब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इनको मैं लिख के दिखा दूं, ये होता है ना, ये वाला तो आपको क्लियर है। नेगेटिव वालों को हम लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। नेगेटिव के लिए पहला ए का कंपोनेंट माइनस ए एक्स माइनस ए वाई माइनस ए जी, और टॉप पे आपको पता है क्या होता था, आई जे एंड
क्या होता था, और इधर माइनस बी एक्स माइनस बी वाई और माइनस बी। अच्छा, जब आप इनमें से रो 1 रो 2 में से आप माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस इंटू माइनस आ जाएगा बाय, ठीक है, और अंदर बाहर सिर्फ प्लस रह जाएगा तो ये बाहर तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और अंदर सिर्फ प्लस के साइन रह जाएंगे। इसी तरह आप जब A1 क्रॉस A2 को लिखते हैं उसकी फॉर्म भी ये बनती है विदाउट एक्सपैंड किए, तो आंसर क्या आ जाता है, ये दोनों के आंसर सेम आते हैं। एक मेथड तो ये था। दूसरा था आपके पास राइट हैंड रूल की मदद से। राइट हैंड रूल से क्या करना है, ये वेक्टर A1, ठीक है, अब यहाँ पे बी मैंने सपोज किया आप A1 एक्स A2 x और A1 y और A1 z, इधर A2 x A2 y A2 z लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। ये वेक्टर आपके पास ए हो गया, ठीक है, और सपोज कर लें कि जो A2 है वो पॉजिटिव है, ये इस तरह से हमारे पास आ गया A1 और A2। अब यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज करना है, तो राइट हैंड रूल कैसे यूज कर सकते हैं, हमने अगर राइट हैंड रूल यूज करना है, फॉर एग्जांपल ये था A2, अच्छा, राइट हैंड रूल यूज करना है तो A1 की आपने जो अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, A1 से A2 की डायरेक्शन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये A1 था और वो वेक्टर B था या A2 था, कुछ भी था, तो A1 क्रॉस A2 फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हो इस डायरेक्शन में थ्रू शॉर्टेस्ट एंगल, और इरेक्टेड थंब आपको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। इस चीज का मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर इन दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, रिवर्स कैसे हो सकता है, रिवर्स ऐसे होगा कि ये वाली डायरेक्शन आपके पास किधर आ गई, ए नेगेटिव इधर हो गया, और ये वाला आपके पास A2 नेगेटिव लेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब -A1 इसको करेंगे, आपके पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, तो रिजल्टेंट, सॉरी इस चीज को देख लें, ये -A1 था और ये -A2 था। शॉर्टेस्ट एंगल से जब फिंगर्स को कर्व करेंगे तो अगेन डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट क्या आती है, सेम यही आती है, ठीक है। अब देख लें, फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल किया तो आपका इरेक्टेड थंब अगेन आउटवर्ड आता है, अपर डायरेक्शन में आता है, अगेन रिजल्टेंट क्या रहता है, आउट ऑफ द प्लेन रहता है, यही रहता है, इनवर्ड वो नहीं होता, ठीक है। दोनों केसेस में, यहाँ पहले केस में भी देखें, आप पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो अपवर्ड आता है, दूसरे में भी देखें पहले वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड को प्लेस करके कर्ल करें थ्रू शॉर्टेस्ट एंगल, दूसरे में तो आपका जो थंब होगा आउटवर्ड इरेक्ट होता है। इस चीज का मतलब दोनों में आपके पास डायरेक्शन क्या आ गई है, सेम आ गई। जब डायरेक्शन सेम आ गई तो हम इस तरह मैथमेटिक ग्राफिकली भी बता सकते हैं कि जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो सेम होगा। इस चीज का मतलब ये होगा कि अगर आप कंपोनेंट्स को रिवर्स कर देते हैं तो A1 क्रॉस A2 पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इट शोज दैट A1 क्रॉस A2 विल नॉट अल्टर, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। तो आज के लिए हमने सिर्फ इतना ही करना था। इंशाल्लाह जो बाकी डिस्कशन होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग इंडिविजुअली वो क्वेश्चंस में से पूछ सकते हैं।